गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए एक बार बताइए, सब कुछ क्लियर है क्या आज? अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और मैं दिख रहा हूँ, दोनों चीजें क्लियर हैं क्या? आयुषी ने लिख दिया, हरिओम ने लिख दिया, रूप सिंह ने भी लिख दिया, शुभांगी ने, किरण ने, बहुत बढ़िया, रवि ने, पुतिन ने, जयप्रकाश ने, मतलब अभी क्लियर है। स्वरूप ने भी लिख दिया, राहुल ने कह दिया, मुकेश ने, धनुष ने, कैलाश ने, बढ़िया। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ गए हैं कि सर क्लियर है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हेमेटोलॉजी अपनी चल रही है और लगभग लगभग अब एंडिंग पे आ गई है हेमेटोलॉजी, और अपन ने एक हफ्ते में पूरी हेमेटोलॉजी की थ्योरी कवर की है। एमसीक्यू अपन एक साथ अपन देख लेंगे, संडे या तो संडे के दिन अपन एमसीक्यू रख लेंगे या कल अपन इवनिंग में एमसीक्यू की क्लास रखेंगे, ठीक है। तो वैसे एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है हेमेटोलॉजी में। आराम से एमसीक्यू की जो क्लास होती है वो ज्यादातर इसलिए रहती है कि अपन को थोड़ा आइडिया हो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, और हेमेटोलॉजी में ज्यादातर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करना होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है नहीं है, तो एमसीक्यू की बहुत ज्यादा जरूरत हेमेटोलॉजी में पड़ती नहीं है। लेकिन कल अपन इवनिंग में एक एमसीक्यू की क्लास भी रख लेंगे, फिर संडे के दिन आपका इसका सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में टेस्ट आपका होगा, है ना। स्टैंडिंग की क्लास बिल्कुल किरण, जो जो आप टॉपिक बताते जा रहे हो, जो थोड़ा सा और डिटेल में आप बोल रहे हो, है ना, तो कल एक अपन ओवरव्यू की नाम से एक क्लास रखेंगे। तो ओवरव्यू में जितने भी आपके टॉपिक हैं उसमें अपन, जैसे आप स्टैंडिंग में बोला थोड़ा बहुत और चलो क्लियर कर दो आप, एक दो स्टूडेंट ने दूसरे पॉइंट पे बात करने का बोला, है ना। कोगुलेशन फैक्टर फिर अपना आगे आएगा भाई, कोगुलेशन फैक्टर के लिए अपना आगे चलेगा, है ना। अब अभी अपना बेसिक हेमेटोलॉजी है, फिर आप इसके आगे अपने आयुषी कोगुलेशन पे बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो का हम जो टेस्ट करते हैं वो बेसिकली ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इससे पहले की क्लास में अपन ने एनीमिया डिटेक्ट पढ़ा था, एनीमिया पे रखी थी क्लास, है ना। आज की क्लास हमारी बेसिकली ल्यूकेमिया पे है, तो ल्यूकेमिया का टॉपिक अपन बोन मैरो एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली बोन मैरो का जो टेस्ट होता है वो अपन ल्यूकेमिया के लिए ही करते हैं, ठीक है। और हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर की बात करें तो दो तरह की मेन डिसऑर्डर है इसमें, एक तो एनीमिया और दूसरा ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने के लिए बोन मैरो अपन करते हैं, और सबसे पहले बोन मैरो से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, अपन उन पे डिस्कस करेंगे और एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले बोन मैरो का हम जो एस्पायरेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, साइट, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आए भी हैं। एडल्ट में अगर हम बोन मैरो का सैंपल लेते हैं तो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से लेते हैं। ये इमेज देखो आप, इस इमेज के थ्रू जरा समझने की कोशिश करो। हमारी जो पेल्विस बोन होती है, पेल्विस बोन में पीछे की तरफ उठा हुआ एक बोन का हिस्सा होता है, उस हिस्से के को हम इलियक क्रेस्ट कहते हैं, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट कहते हैं। तो उस जगह से ही बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है एडल्ट में, है ना। या फिर हम स्टर्नम से भी ले सकते हैं, लेकिन स्टर्नम को अच्छी साइट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि स्टर्नम जो होती है वो हार्ट के नजदीक होती है बोन, इसलिए डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं कि स्टर्नम से सैंपल ना लें। सबसे मोस्ट कॉमनली और सबसे अच्छी बेस्ट साइट जो होती है वो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट होती है, यहीं से ही बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है ना। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जयप्रकाश, स्टर्नम से भी ले सकते हैं, लेकिन स्टर्नम बेस्ट साइट नहीं होती। वो जब कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हम अगर पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से नहीं ले पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम स्टर्नम से सैंपल लेते हैं। और खासतौर पे बच्चों में तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए, बच्चों में तो बहुत ज्यादा रिस्की होती है स्टर्नम से सैंपल लेना, तो बच्चों में तो बिल्कुल मना रहती है, स्टर्नम से सैंपल हम बच्चों में नहीं ले सकते, है ना। बच्चों में अगर अपन बात करें, मान लो तो बच्चों में अपर एंड ऑफ टीबिया, टीबिया जो बोन होती है, टीबिया कौन सी होती है भाई, अपन ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ी है, टीबिया और फिब्युला। अपने जो घुटने से नीचे वाली दो बोन होती है, इसमें आगे वाली जो बोन होती है वो टीबिया कहलाती है, पीछे वाली फिब्युला कहलाती है। तो टीबिया बोन से हम बच्चों में बोन मैरो का सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो, बोन मैरो जो होता है वो लगभग लगभग हर लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है, या कुछ फ्लैट बोन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन वर्टिब्रा का भी उपयोग कर सकते हैं बोन मैरो को सैंपल लेने के लिए। अगर अपन बोन मैरो का सैंपल रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा से अगर अपन लेते हैं तो अपन L3 L4 मतलब तीसरे नंबर की लंबर वर्टिब्रा और चौथे नंबर की लंबर वर्टिब्रा,
इससे अपन सिंपल सीएसएफ भी लेते हैं, बिल्कुल किरण बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना, सीएसएफ का सैंपल भी लेते हैं, दोनों की साइट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उस जगह से हम बोन मेरो का सैंपल भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है सीएसएफ का सैंपल भी बच्चों में जो हो रहते हैं वो L4 से L5 लेते हैं, बिल्कुल जयप्रकाश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये तो अपने साइट की बात हो गई, है ना। अगर अपन निडल यूज करें तो बोन मेरो हम एक नॉर्मल सिरिंज और नॉर्मल निडल से सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि हमको बोन को पिक करना है, बोन में पिक करने के बाद फिर हम सैंपल ले पाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी निडल होना चाहिए जो बहुत हार्ड हो, जिससे अपन बोन को भी पिक कर सके। तो इस तरह की जो निडल्स होती हैं वो थोड़ी और स्पेशल होती हैं, है ना। एस्पायरेशन के लिए हम सलाह या क्लेमा, ये जो स्पेशल निडल होती है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफी मोटी सी आपको निडल दिख रही है, एक रफ इमेज में आप बनाऊं तो कुछ इस तरह से निडल होती है, जो यहाँ पर पकड़ने का भी उसका में होता है ना। तो ये जो निडल है इसका नाम है सलाह या फिर क्लेमा। दो अलग अलग टाइप की निडल है, सलाह अलग होती है, क्लेमा अलग होती है, एग्जाम में कभी आए तो आपको ध्यान रखना है। ये जो निडल होती है एस्पायरेशन के लिए होती है। अगर हमको बायोप्सी का सैंपल लेना है, बोन मेरो बायोप्सी, तो बोन मेरो बायोप्सी के लिए हम जमशेदजी ट्रेफाई निडल या फिर इस्लाम निडल का यूज करते हैं, ठीक है। तो दो निडल आपको एस्पायरेशन के लिए याद रखना है, दो निडल आपके बोन मेरो की बायोप्सी के लिए। और अगर वॉल्यूम की बात करें अपन, तो एडल्ट में बोन मेरो का जो वॉल्यूम होता है वो एडल्ट में 400 ml के आसपास होता है, 400 ml एडल्ट में होता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में कम होगा, तो अपन न्यूबॉर्न बेबी का याद रखना है आपको, न्यूबॉर्न बेबी में जो होता है वो 70 ml बोन मेरो होता है न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये अपने बोन मेरो का थोड़ा अपन ने ओवरव्यू किया कि यहाँ से अपनी साइट होती है, निडल कौन सी यूज करते हैं, होता कितना, कुछ पॉइंट और भी इस टॉपिक से निकल के आते हैं, तो अपन यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, फिर अपन ओवरव्यू में भी कुछ एक दो पॉइंट और जो एग्जाम के लिए हो सकते हैं लॉजिकल वाले, वो भी अपन इंक्लूड करेंगे। जो याद करने वाले हैं वो मैंने नोट्स में डाले हैं, देखो आप कौन कौन से हैं। पहला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, इसका बोन मेरो से क्या रिलेशन है। जब हम बोन मेरो का कलेक्शन करते हैं, बोन मेरो का सैंपल लेते हैं, तो उसके लिए हार्वेस्टिंग, मेडिकल टर्म जो है वो हार्वेस्टिंग है। अगर हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ब्लड सैंपल के कलेक्शन के लिए भी एक मेडिकल टर्म है, उसके लिए हम फ्लेबोटोमी कहते हैं, है ना। और जो जो टेक्नीशियन ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उनको अपन फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं, है ना। तो एक मेडिकल टर्म उसके लिए अलग है, ब्लड सैंपल अगर कलेक्शन हो रहा है उसके लिए फ्लेबोटोमी बोलेंगे। अगर बोन मेरो का अगर अपन कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड है हार्वेस्टिंग, ठीक है। एक और वर्ड है परसिंग। परसिंग का मतलब होता है कि हम बोन मेरो का सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसमें से कैंसर सेल को रिमूव करेंगे। अब कैंसर सेल को रिमूव कैसे करेंगे ये भी आपके दिमाग में आएगा, तो उसकी एक बड़ी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रख लो कि कैंसर सेल को रिमूव करने के लिए अगर हम बोन मेरो सैंपल ले रहे हैं और फिर दोबारा से फिर पेशेंट में ही अगर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इस जो प्रोसेस है इसको हम परसुइंग कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है अपना इनग्राफ्टमेंट। इनग्राफ्टमेंट का मतलब होता है बोन मेरो की जो सेल्स होती हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करना। देखो जिन अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि एप्लास्टिक एनीमिया किसी किसी को हो जाता है, जिसमें स्टेम सेल ही नहीं बन पाती, स्टेम सेल नहीं बन पाएंगी तो क्या होगा, ना आरबीसी बन पाएंगी, ना डब्ल्यूबीसी बन पाएंगी, ना प्लेटलेट बन पाएंगी अच्छी तरह से, ठीक है। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एप्लास्टिक एनीमिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसी के ब्लड ग्रुप का अगर स्टेम सेल है दूसरी जगह किसी डोनर का स्टेम सेल निकालते हैं और डोनर का स्टेम सेल हम उस पेशेंट में इंटर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो स्टेम सेल जो होगी वो लगातार फिर सेल्स का प्रोडक्शन करने लगेगी। तो स्टेम सेल को किसी पेशेंट में जो ट्रांसफर करते हैं उसके लिए एक वर्ड है इनग्राफ्टमेंट, ये आपको याद रखना है ना। अगला एक और वर्ड है माइलोग्राम। माइलोग्राम का मतलब होता है बोन मेरो का डिफरेंशियल काउंट। अब देखो जिस तरह से अपन ने ब्लड कलेक्शन के लिए एक मेडिकल टर्म बोला और उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर भी है, इसी तरह से ब्लड कलेक्शन ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए एक और मेडिकल टर्म है हीमोग्राम। कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी डॉक्टर्स लोग सीबीसी ना लिखकर कंप्लीट हीमोग्राम भी लिख देते हैं, तो हीमोग्राम का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब
आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, इन सबकी जो वैल्यू है जो अपनी सीबीसी में आती है वो अपने हीमोग्राम में भी आएगी, है ना। तो सीबीसी का एक दूसरा नाम हो गया हीमोग्राम, ठीक है। इसी तरह से बोन मैरो जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी एक और नाम होता है माइलोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है ना। माइलोग्राम क्यों क्यों नाम है भाई, क्योंकि अपन ने देखा था भाई माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, इस तरह से करके इमेच्योर सेल्स होती हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो इमेच्योर सेल्स का जब एग्जामिनेशन करते हैं तो वो अपना बोन मैरो के थ्रू होता है ना। और सीबीसी अपन करते हैं तो उसमें ब्लड सेल्स का काउंट होता है, उसमें मेचर सेल्स आ जाती है, तो ब्लड सेल्स काउंट को तो अपन हीमोग्राम बोलते हैं, और बोन मैरो का जब काउंट करते हैं तो उसको अपन माइलोग्राम बोलते हैं, है ना। ये मैंने कुछ 4-5 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाले थे जो थोड़े से ज्यादा टफ हैं, जिनको आपको ज्यादा याद करने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ और पॉइंट्स भी अपने निकल के आते हैं जो बिल्कुल लॉजिकल हैं, वो अपन ओवरव्यू की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट टर्म जो हैं जो एग्जाम में बन सकती हैं, एक साथ अपन जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं एक साथ एक जैसी चीजों को अगर आप पढ़ते हो एक साथ तो वो याद जल्दी होती है ना। तो थोड़े बहुत टर्म्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लेकिन इस टॉपिक से बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं। अपन ओवरव्यू की एक क्लास अलग से रखेंगे, तो कल मॉर्निंग में वो क्लास होगी। तो ओवरव्यू की क्लास में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आते हैं हेमेटोलॉजी के, वो अपन एक साथ पढ़ेंगे, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, एक साथ अपन सारे की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ल्यूकेमिया जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए हम बोन मैरो करते हैं, उसे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब ब्लड कैंसर के अंदर ल्यूकेमिया के अलावा भी और ब्लड कैंसर भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भाई? पहला तो सबसे कॉमन, अगर ब्लड कैंसर में अगर बात करें तो ल्यूकेमिया पहला वाला है ना। इसमें क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। दूसरा है लिम्फोमा और तीसरा है माइलोमा। तीनों को ही अपन डीपली डिस्कस करते हुए चलते हैं कि भाई ल्यूकेमिया क्या है, लिम्फोमा क्या है, माइलोमा क्या है। वन बाय वन अपन एक एक को लेते हुए चलेंगे। पहले अपन ल्यूकेमिया को डिस्कस करेंगे, ल्यूकेमिया के बाद में अपन लिम्फोमा और माइलोमा पे देखेंगे, है ना। डीप अपन को थोड़ा सा ल्यूकेमिया को ही पढ़ना पड़ता है, लिम्फोमा और माइलोमा की अपनी डेफिनेशन भी आपको नॉलेज है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहता है। ल्यूकेमिया क्या होता है भाई? ल्यूकेमिया में जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, है ना। नॉर्मल अपनी जो होती है ल्यूकोसाइट काउंट वो होता है 4000 से लेकर 11000। तो कभी कभी थोड़े बहुत इन्फेक्शन में, क्रोनिक इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन में, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगल हो, चाहे पैरासाइटिक हो, हर तरह के इन्फेक्शन में थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। तो अपन ये मान के चल सकते हैं भाई 11 से अगर 12, 13 या 15 तक भी है तो वो इन्फेक्शन की कंडीशन में भी बढ़ सकते हैं। लेकिन काउंट अगर बहुत ज्यादा हो, 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हो, तो इस तरह का जब काउंट होता है तो उसको अपन ल्यूकेमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा हाई होना हमारा ल्यूकेमिया कहलाएगा। और इसमें होगा क्या भाई? इसमें हीमोपोएटिक सेल्स का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल प्रोलाइफरेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो हीमोपाइसिस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्टेम सेल्स के थ्रू सेल्स बन रही हैं, तो स्टेम सेल्स लगातार बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने लगती हैं सेल्स का, है ना। तो जब बहुत जल्दी प्रोडक्शन करती हैं तो उस कंडीशन में इन सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तब पेशेंट को ल्यूकेमिया होता है। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं भाई? तो इनके रीजन बहुत सारे रीजन हैं। अभी तक साइंटिस्ट लोग अभी भी कई ऐसे रीजन हैं जो निकल के आ रहे हैं सामने। तो कई बार केमिकल रिएक्शन की वजह से हो जाता है, कई बार वायरस की वजह से भी हो सकता है, कई बार रेडिएशन की वजह से भी रहता है, कई बार इनहेरिटेंस जेनेटिक भी कई बार हो जाता है। बहुत सारे इनके रीजन हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल लेके चलो कि भाई गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, बहुत सारा ऐड चलता है कि भाई इससे कैंसर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग बीड़ी, गुटखा, तंबाकू करते हैं पूरी लाइफ उनको किसी तरह का ब्लड कैंसर या किसी तरह का कैंसर नहीं होता, है ना। लेकिन कुछ नॉर्मल बच्चे या आप आसपास देखोगे कई बार कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि किस वजह से कैंसर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, चाहे केमिकल रिएक्शन की वजह से, कई बार वायरस की वजह से, कई बार रेडिएशन की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, है ना। कोई एग्जैक्ट अभी तक इसका रीजन समझ में नहीं आया है साइंटिस्ट को। बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं।
और ल्यूकेमिया की अगर अपन बात करें तो इनको अपन पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल जितेंद्र ने बिल्कुल सही कहा, जो कभी कभी कुछ भी नहीं खाते पीते, बिल्कुल नॉर्मल अच्छी खासी डाइट लेते हैं, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन लोग हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसे लोग जो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन है और कुछ खा नहीं पी रहे तो भी उनको भी इस तरह की डिसीज हो जाती है। तो अभी तक एग्जैक्ट क्या रीजन हो सकता है इसका, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम। हालांकि बहुत सारे जो रिएक्शन निकाले हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन की बात करी है ना, रेडिएशन की बात की है, इनहेरिटेंस में भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी कई बार हो जाता है। ठीक है, चलो दो टाइप के ल्यूकेमिया की बात करेंगे तो टाइप की, तो ल्यूकेमिया को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया गया है। और ये जो कैटेगरी है वो, ये जो डिसीज है वो कितने पुरानी है उस आधार पे, या क्या वो एक्यूट है या क्रॉनिक है उस आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक्यूट और क्रॉनिक, है ना। अगर अभी अभी करंट की है तो उसे अपन एक्यूरेट कहेंगे, जो थोड़े लंबे टाइम पीरियड की है उसे अपन क्रॉनिक कहेंगे, है ना। अब पेशेंट का डिटेक्शन कई बार बहुत जल्दी हो जाता है ना, कई बार बहुत जल्दी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक्यूट की कंडीशन में होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कैंसर तो, ब्लड कैंसर तो हो गया, ल्यूकेमिया तो हो गया, लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आते, उस कंडीशन में वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता उसका और एक लंबे टाइम तक चला जाता है, तो फिर वो क्रॉनिक ल्यूकेमिया में उसकी कंडीशन चली जाती है। तो इसे अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। अब एक्यूट और क्रॉनिक को भी अपन फिर आगे और दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में। एक्यूट की बात करेंगे तो एक्यूट में ल्यूकेमिया माइलॉइड सीरीज का है या लिम्फोइड सीरीज का है, उस आधार पे दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एक्यूट में एएमएल और एएलएल। अगर माइलॉइड सीरीज के सेल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, अब ये माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज क्या है, ये अपन ने हीमोपोएटिक सिस्टम में डिस्कस किया था भाई। अपन अपनी जो स्टेम सेल्स होती है वो सबसे पहले दो अलग अलग सीरीज में डिवाइड होती है। दो अलग डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि एक ही सेल के दो टुकड़े होंगे, एक स्टेम सेल के दो टुकड़े नहीं होते। एक स्टेम सेल या तो माइलॉइड में जा सकती है या लिम्फोइड सीरीज में जा सकती है ना। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब 12 सेल्स माइलॉइड सीरीज में जाती हैं तो 13वें नंबर की जो होती है वो लिम्फोइड सीरीज में जाती है। ठीक है, तो जिस सीरीज में सेल्स ज्यादा बन रहे हैं, जिस सीरीज के सेल्स ज्यादा बन रहे हैं उसके हिसाब से उसको अपन ल्यूकेमिया कहेंगे। अगर माइलॉइड सीरीज के सेल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, माइलॉइड में कौन कौन से आएंगे, अपने लिम्फोसाइट को छोड़कर जितनी भी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट को छोड़कर जितनी भी सेल्स जो हैं वो हमारी माइलॉइड सीरीज के अंदर आती है। उसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब जो सेल्स हैं वो हमारी माइलॉइड सीरीज की होती हैं। लिम्फोइड सीरीज में हमारी लिम्फोसाइट आते हैं। ठीक है, तो अगर लिम्फोसाइट की सेल्स बहुत ज्यादा बन रही हैं तो लिम्फोइड ल्यूकेमिया होगा। अगर माइलॉइड सीरीज की सेल्स ज्यादा बन रही हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स ये बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो वो हमारी माइलॉइड ल्यूकेमिया कहलाएगा। तो वो भी अगर एक्यूट है तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, और या फिर लिम्फोइड का है तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक भी दो टाइप से हो सकता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, कमेंट पेरिफेरल स्मेर से भी पता चल जाता है क्या सर, सीएमएल, सीएलएल, सीएलएल। रवित्रा, कमेंट जो अपन पेरिफेरल स्मेर करते हैं थोड़ा बहुत उससे आइडिया लग जाता है, लेकिन बोन मेरो से अगर अपन करें तो वो ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो पाता है। ब्लड सेल्स देखो, अपन ब्लड स्मेर जो बनाते हैं उसमें सेल्स, ये जो सेल्स होती है वो बहुत कम अपन को दिख पाती है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। अगर एक बार हाँ थोड़ा अंदाजा जरूर लग जाता है कि हाँ इसको पेशेंट को ल्यूकेमिया है या हो सकता है, तो उसको फिर और अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए अपन को बोन मेरो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि भाई क्लासिफिकेशन में ल्यूकेमिया अपना पहले दो टाइप का था, लेकिन दो टाइप को और आगे डिवाइड किया तो वो टोटल 4 टाइप का हो जाता है। तो चारों टाइप के ल्यूकेमिया को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला है अपना एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, काफी डीप टॉपिक है ये, लेकिन डीप टॉपिक में एग्जाम में अपने लिए बहुत ज्यादा पॉइंट आते नहीं है, बेसिक पॉइंट, और बहुत ज्यादा डीप अगर घुसेंगे तो फिर एबीएल, बीसीआर इन चीजों पे अपन घुस जाते हैं तो वो टॉपिक काफी टफ लगने लगता है ना, एक दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कल परसों एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम्स क्या होता है ना। फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम्स क्या होता है भाई, अपना जो 9 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है ना,
अगर वो क्रोमोसोम्स 9 नंबर का हट जाए और उसकी जगह 22 नंबर का क्रोमोसोम जुड़ जाए तो उसको अपन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो थोड़ी काफी डीप की चीजें हैं ये, है ना। तो इस टॉपिक में अगर अपन थोड़े और डीप में जाए तो काफी टफ लगने लगता है टॉपिक, इतने हाँ, तो इनमें अगर अपन ज्यादा डीप में ना जाए, बिल्कुल बेसिक को ही कवर करते हुए चले तो अपने लिए इतना सफिशियंट रहता है। फिर भी अपन को कुछ चीजें अपनी और लगेंगी तो ओवरव्यू के टॉपिक में अपन इसकी बेसिक डेफिनेशन और भी इंक्लूड में कर दूंगा, उनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर अपन पहला नंबर था अपना एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया जो होता है माइलॉइड वाला, ये बच्चों में और टीनेजर्स में ज्यादातर पाया जाता है। और सीएमएल के कंपैरिजन में ये जो ल्यूकेमिया होता है ये ज्यादा खतरनाक साबित होता है कि इसमें पेशेंट की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, इनका जो चेंज होता है वो इनको ट्रांसलोकेशन अपन कहते हैं। बहुत बढ़िया काजल, बहुत सही बात की आपने। जब भी जीन का इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो उसको अपन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बहुत शानदार, है ना। इसी तरह से एक वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से जब आरएनए चेंज होता है तो उसे अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो काफी थोड़ी सी डीप वाली चीजें हैं। अपने पास टाइम कम रहता है तो अपन ज्यादा डीप वाली चीजों को डिस्कस कर नहीं पाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ज्यादातर ये बच्चों में और टीनेजर्स के लोगों में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया पाया जाता है। और इसमें अगर अपन सीबीसी की रिपोर्ट देखें तो सीबीसी की रिपोर्ट में टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो 1 लाख के आसपास अपना इसमें वैल्यू आती है। 1 लाख के आसपास, 1 लाख पर क्यूबिक एमएम तक भी डब्ल्यूबीसी काउंट इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शेखर ने एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, माइलॉइड ल्यूकेमिया को अपन माइलोजिनस ल्यूकेमिया भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही, सही कह रहा हो शेखर। दोनों जो नाम है वो एक ही हैं। जैसे अपन ने सीबीसी का हीमोग्राम बोला, है ना, और ब्लड बोन मैरो एग्जामिनेशन को अपन ने माइलोग्राम बोला। इसी तरह से कई बार मेडिकल टर्म में भी एक एक चीज के दो नाम है ना। तो माइलॉइड ल्यूकेमिया भी अपन उसको बोल सकते हैं या फिर माइलोजिनस ल्यूकेमिया बोल सकते हैं, वो भी एक ही बात है, ठीक है। हाँ, गॉटकर बुक में माइलोजिनस दिया होगा, बिल्कुल। बुक में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाता है। और मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात पे आती है कि एक बुक में अपन पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें थोड़ी अलग मिलती हैं, दूसरे बुक में अपन पढ़े तो कुछ चीजें अपन को अलग मिलेंगी, ठीक है। बाकी माइलोजिनस और माइलॉइड दोनों का मतलब एक ही होता है। अब एग्जाम में कभी फुल फॉर्म भी आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में अगर माइलॉइड लिखा है तो वो सही आंसर हो गया, माइलोजिनस लिखा है तो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही एक साथ दे देंगे तो 100% उसमें बोथ वाला ऑप्शन होगा, वो बोथ वाला नहीं होगा, तो एक कोई उसमें आएगा, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। चलो, इसमें जो माइलोब्लास्ट सेल होते हैं वो 50 से लेकर 80% तक होते हैं, जिनमें और रोड भी प्रेजेंट होती है। और रोड क्या होती है भाई? अपनी जो ब्लास्ट सेल होती है, ब्लास्ट सेल के अंदर निडल, रेड लाइक निडल, छोटी सी लाल कलर की निडल अगर अपन को ब्लास्ट सेल के अंदर दिख रही तो उसको अपन और रोड बोलते हैं। और रोड की खास बात ये होती है कि और रोड जो होता है वो हमेशा एएमएल की कंडीशन में ही दिखता है हमको। और इसमें माइलोब्लास्ट, अब माइलोब्लास्ट क्या है भाई? माइलोब्लास्ट अपनी जो न्यूट्रोफिल, यूसनोफिल, बेसोफिल हैं, इनके इमेचर सेल्स हैं ब्लास्ट, है ना। तो ब्लास्ट जो है वो करीब 80% तक हमको इसमें देखने को मिल सकती है इस वाले ल्यूकेमिया में। टीनेजर्स का मतलब क्या है? किरण ने पूछा है। टीनेजर्स का मतलब ऐसी एज जिनमें हम टीन जोड़ सकते हैं। टीन किस किस में जोड़ सकते हैं अपन? 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो 13 साल से लेकर 18 साल जो रहती है उसको अपन टीन एज बोलते हैं, ठीक है। टीन मतलब इसमें देखो 12 में टीन नहीं है ना, और अपने 19 में भी टीन आ गया है ना। तो 13 से लेकर अपना 19 तक की जो एज होगी उसे अपन टीन एज बोलते हैं ना। तो ऐसे लोगों को ही ये जो डिसीज होती है वो टीनेजर कहलाती है। 13 to 18 माना जाता है, बिल्कुल जयप्रकाश ने बोला 13 to 18 माना जाता है, लेकिन अपन 19 को भी काउंट कर सकते हैं, 13 से 19 भी अपन कह सकते हैं, है ना। चलो, तो इनमें ब्लास्ट सेल बहुत काफी हद तक दिखती हैं, 80% तक, और उनमें और रोड्स प्रेजेंट होती है। आगे बढ़े अपन। अगला अपना ल्यूकेमिया है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या होता है भाई? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये जो होता है ये 20 से 50 साल की आयु के बीच एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है ना। एक्यूट, अपन दोनों में अपन कंपैरिजन करें, चाहे वो माइलॉइड ल्यूकेमिया की बात करें चाहे लिम्फोइड ल्यूकेमिया की बात करें, एक्यूट
जो ल्यूकेमिया होती हैं ये मोस्टली बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बच्चों में या टीन एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्रोनिक वाले जो ल्यूकेमिया है, चाहे वो माइलॉइड के हों चाहे लिम्फोइड के हों, दोनों तरह के जो ल्यूकेमिया क्रोनिक वाले ओल्ड एज के लोगों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एडल्ट में या फिर ओल्ड एज के लोगों में ज्यादातर देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन, बहुत बढ़िया नंदनी ने लिखा है, मोस्ट कॉमन जो होता है वो एडल्ट में कौन सा होता है? हाँ, एक्यूट ल्यूकेमिया इन एडल्ट। नहीं, एडल्ट एक्यूट नहीं होता, वो एडल्ट में बच्चों में होता है। नंदनी गलत लिख रहा है, आप उल्टा कर रहे हो ना, बच्चों में होता है ये एक्यूट, ठीक है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एडल्ट लोगों में होता है और इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो एकदम हाई नहीं होता, 50,000 पर क्यूबिक एमएम तक इसमें बढ़ता है। दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एक्यूट कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, क्रोनिक कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट थोड़े से कम होते हैं, मतलब 50,000 तक डब्ल्यूबीसी काउंट हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें लेफ्ट शिफ्ट के साथ ग्रेन्युलोसाइट बढ़ जाता है। अब ये लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है भाई? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि इसको अपन थोड़ा सा और ऑटोमेशन वाला एक चैप्टर आएगा अपना हेमेटोलॉजी में, उसमें थोड़ा सा डिस्कस हो पाएगा कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है ना। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इसमें ब्लास्ट सेल अपन को बहुत ज्यादा दिखेंगी, है ना। इसको थोड़ा अभी छोड़ के रखो लेफ्ट शिफ्ट को, सीबीसी का एक ऑटोमेशन का टॉपिक आएगा, उसमें अपना लेफ्ट शिफ्ट अपन उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। इसमें अपन को इतना अभी यहाँ पर ये समझ के चलो कि ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के बाद में अगला अपना है एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो होता है ये मोस्टली बच्चों में ही देखने को मिलता है, एडल्ट में ये ल्यूकेमिया नहीं मिलेगा। रूप सिंह का सर यदि इसमें 5,000 क्यूबिक एमएम डब्ल्यूबीसी बढ़े तो क्या डेंजरस होगा? 5,000 अकेला बढ़ेगा तो वो सिर्फ इन्फेक्शन ही होगा रूप सिंह ना, वो ल्यूकेमिया नहीं कहलाएगा। अगर 11 से फिर अपना 16 हो गया, 5,000 बढ़ा तो वो अपना ल्यूकेमिया नहीं कहलाएगा। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया ज्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है और इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी बढ़ जाता है और इसमें 50% से ज्यादा जो होते हैं वो लिम्फोब्लास्ट दिखते हैं। अब देखो, अगर अपन ल्यूकेमिया की बात करें तो मैंने कहा कि भाई ल्यूकेमिया में लिम्फोइड सीरीज के सेल ज्यादा बनेंगे तो उसको लिम्फोइड ल्यूकेमिया बोलेंगे, माइलॉइड के ज्यादा बने तो माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो उसमें लिम्फोइड के बनेंगे ही नहीं, लिम्फोइड के भी बनते हैं लेकिन कम परसेंट में बनते हैं। जैसे अपन ने माइलॉइड में बात की तो माइलॉइड में एक्यूट में 80% जो है वो माइलॉइड सीरीज के हैं, 20% लिम्फोइड सीरीज के हैं। अगर 50% से ज्यादा लिम्फोइड सीरीज के हो गए, लिम्फोब्लास्ट अगर बने तो उसे हम फिर लिम्फोइड ल्यूकेमिया में डिस्कस करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मतलब 55% भी अगर लिम्फोइड सीरीज के सेल्स हैं तो वो अपना लिम्फोइड ल्यूकेमिया कहलाएगा, लेकिन बाकी के 40 से 45% फिर हमारे माइलॉइड ल्यूकेमिया के हो जाते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, पूजा ने लिखा है कि 12,000 से 16,000 में कई बार मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आता, इतना मेरे हो जाते हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं आते हैं। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है पूजा, है ना। कई बार ऐसा होता है भाई, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर अपना बहुत अच्छा है तो अगर बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहे हैं तो अपने बैक्टीरिया वायरस इंटर करने के बाद डब्ल्यूबीसी बढ़ भी जाते हैं और अपना उनका इंजेक्शन चलता रहता है, डब्ल्यूबीसी उनको काउंटर करते रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपन को सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ते भी हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आपको आएंगे ही, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया के बाद में अगला अपना ल्यूकेमिया है क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो होता है ये भी ओल्ड एज के लोगों में ही देखने को मिलता है, 50 से 60 साल तक की एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है और इसमें टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में इसमें 20,000 से लेकर 40,000 क्यूबिक एमएम तक ही बढ़ता है। अब ऐसा क्यों भाई? इस कंडीशन में क्यों ज्यादा सेल्स नहीं बढ़े, 20,000 से 40,000 के आसपास ही रह गए? क्योंकि अपन ने पढ़ा था भाई थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट का, तो थाइमस ग्लैंड 50 से 60 साल की एज में बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है, मैच्योरेशन नहीं कर पाती। तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाते हैं तो
लिम्फोसाइट का काउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता, इसलिए WBC काउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, 20,000 से लेकर 40,000 तक ही बढ़ते हैं। ज्यादातर ये ओल्ड एज के लोगों में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर अपन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखें, है ना, तो WBC लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ब्लड सेल में पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में अपन को 85 से लेकर 90% तक अपन को मैच्योर लिम्फोसाइट भी अपन को दिख सकते हैं। ब्लास्ट जो होते हैं वो अपन को कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में अपन को स्मज सेल भी देखने को मिल सकते हैं। स्मज सेल कोई बता सकता है? स्मज सेल अपन ने पढ़ा है, क्या होती है स्मज सेल? मैं आप लोगों कमेंट का वेट कर रहा हूँ, अपन ने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, स्मज सेल क्या होते हैं वो आप कोई बता सके तो। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। ये अपना एक जनरल क्लासिफिकेशन था, और जनरल क्लासिफिकेशन में ल्यूकेमिया को अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। बहुत बढ़िया, बास्केट सेल बोलते हैं, शुभू ने लिख दिया। स्मज सेल मतलब बास्केट टाइप की जो सेल्स होती है उसको अपन स्मज सेल कहते हैं। बहुत बढ़िया शुभू, है ना। जनरल क्लासिफिकेशन के अलावा एक और क्लासिफिकेशन है ल्यूकेमिया का। इस क्लासिफिकेशन को अपन बोलते हैं फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। 3 अलग अलग कंट्री हैं और तीनों कंट्रियों ने मिलकर इस क्लासिफिकेशन को दिया। उन्होंने कहा भाई आपने जो पुराना वाला क्लासिफिकेशन था 4 वाला, जिसमें क्रॉनिक और एक्यूट में ही डिवाइड किया, उसमें कुछ चीजें डिवाइड नहीं हो पा रही थी, तो फिर एक अलग से क्लासिफिकेशन बनाया गया। और अलग से जो क्लासिफिकेशन बनाया गया है ना, उसमें ल्यूकेमिया को 11 सब टाइप में डिवाइड किया गया। मैंने फिर बोलूंगा, ल्यूकेमिया टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पे अपनी अच्छे से क्लास हो तो करीब 3 से 4 दिन इस पे क्लास अपनी हो सकती है। थोड़ी सी टाइम की लिमिट है, इसलिए अपन को एक दिन में कवर करना रहता है, तो बेसिक पॉइंट को अपन लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया के 11 सब टाइप हैं। 11 सब टाइप ये जो दिए हैं वो किस क्लासिफिकेशन ने दिए? फैब। फैब का मतलब क्या है? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश। 3 अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर इस क्लासिफिकेशन को बनाया, और उन्होंने इस ल्यूकेमिया को 11 जो टाइप थे उसमें से 11 टाइप को पहले नंबरिंग की तो M से लेकर किया, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। इस तरह से 8 जो है वो माइलॉइड वाले ल्यूकेमिया हैं, और 8 जो माइलॉइड वाले ल्यूकेमिया हैं उनको उन्होंने M सीरीज में डाल दिया। M0 से उन्होंने शुरुआत की, M0, M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 जो थे वो माइलॉइड वाले, और बाकी के 3 जो है वो लिम्फॉइड सीरीज के, L1 से लेकर L1, L2 और L3, 3 जो है वो लिम्फॉइड सीरीज के ल्यूकेमिया है। इस तरह से टोटल 11 सब टाइप हैं, और 11 की ही क्या क्या कैटेगरी है, क्या उनके प्रॉपर्टी है, किस वजह से उन्होंने किसको कैटेगरी में डाला, वो पूरा डिटेल में है। अगर अपन इतनी ज्यादा डिटेल में जाएं तो ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आता ये टॉपिक, अपन को कई बार ऊपर से जाने लगता है। बेसिक अगर अपन देखें तो इतना एग्जाम में भी बहुत ज्यादा डीप नहीं आता कभी ल्यूकेमिया से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये 11 टाइप हैं, और 11 ये जो टाइप हैं उसके अभी आगे और कैटेगरी में किस वजह से M0 और M1 में रखा गया, चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना ही आप याद रखो कि 11 सब टाइप का एक और क्लासिफिकेशन होता है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, ल्यूकेमिया में अपन को 2 टाइप की सेल्स देखने को मिली, एक ऑररोड, दूसरी स्मज सेल, है ना। हालांकि ये थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैंने अलग से पॉइंट डाले हैं। ये अलग से पॉइंट आप भी जब अपने खुद के नोट्स बनाते होगे अगर साथ में, तो ये अलग से पॉइंट कुछ निकल के आए तो एक साथ उनको इंक्लूड कर दिया करो। ऑररोड अपन ने देखा AML के अंदर, और स्मज सेल अपन ने देखी CLL के अंदर। ये याद रखना आप, एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 बार आ भी चुकी है ना। ऑररोड हमको दिखेगी AML में, स्मज सेल हमको दिखेगी CLL में। CLL मतलब क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, AML मतलब एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। शेखर ने लिखा है सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले क्रॉस मैच करने से ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज होती है क्या? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, देखो ये अलग मैटर है, ये अपना ब्लड बैंक में चैप्टर में आएगा। अपन क्रॉस मैच करते हैं, ये बिल्कुल सही है भाई, क्रॉस मैच तो करना ही पड़ता है, चाहे ब्लड का ट्रांसमिशन, ब्लड अगर अपन करते हैं तो भी करते हैं ट्रांसप्लांट,
तब भी अपन करेंगे, बोन मैरो करेंगे तब भी करेंगे, है ना। अब ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज आपने लिखा है, तो ग्राफ्ट का मतलब ये है कि जब अगर होस्ट की सेल्स अगर डोनर की सेल्स को पहचान ना पाए, तब इस तरह की जो डिसीज होती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ये अपने ब्लड बैंक का चैप्टर है, इसमें अपन ब्लड बैंक में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज क्या होती है। फिलहाल आप छोड़ के रखो होती है, ये आप अगर आपने ये पूछा कि होती ही है, तो होती नहीं है, ऐसा नहीं होता कि अगर अपन ट्रांसप्लांट करेंगे तो होगी ही होगी, है ना। किसी पेशेंट को हो सकती है, तो उसको जिसको होती है उसको अपन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज कहते हैं, ठीक है। हिस्टो का पार्ट नहीं है रूप सिंह, हिस्टो में भी अपन करते हैं। ग्राफ्टिंग ब्लड बैंक का पार्ट है ये, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, ये अपन ब्लड बैंक में डिस्कस करेंगे। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे छोड़ के रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन ने ल्यूकेमिया डिस्कस किया, ल्यूकेमिया के बाद में अगला है अपना लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होते हैं भाई? लिम्फोमा अगर लिम्फोइड सीरीज की सेल्स न्यूप्लास्टिक प्रोलाइफरेशन की जो टिश्यू ट्यूमर को जन्म दे दे, अगर लिम्फोइड सीरीज की सेल्स, अपन ने देखा भाई लिम्फोइड सीरीज की सेल्स जो होती हैं वो आगे जाके टिश्यू में भी इकट्ठी होती है ना। तो अगर वो टिश्यू में ज्यादा इकट्ठी होने लगे और टिश्यू ट्यूमर बनाने लगे, तो उस कंडीशन को अपन लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोसाइट्स जब बहुत ज्यादा बने लेकिन वो टिश्यू के अंदर ज्यादा इकट्ठी होने लगे, और टिश्यू के अंदर ज्यादा इकट्ठी होंगी तो क्या होगा? टिश्यू का एक कैंसर बनने लगेगा, है ना। टिश्यू का एक ट्यूमर बनने लगेगा। जब इस तरह के टिश्यू को ट्यूमर लिम्फोसाइट की वजह से बनने लगे तो उसको ही अपन लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। अभी जो लिम्फोमा होते हैं ये भी फिर इसकी दो मेन कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, दूसरी है हॉजकिन लिम्फोमा, है ना। फिलहाल अपन इसके ज्यादा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा अपन समझ लो। हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है उसमें एक अलग टाइप की सेल्स अपन को देखने को मिलती है। इस अलग टाइप की सेल्स को अपन बोलते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल, है ना। अगर ये सेल्स दिख रही है पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट को लिम्फोमा है, तो लिम्फोमा में कौन सी कैटेगरी का लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा है या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ये डिटेक्ट करने के लिए अपन हिस्टोपैथोलॉजी में उसकी टिश्यू की स्मेयर बना के उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। अगर अपन को रीड स्टेनबर्ग सेल दिख रही है, रीड स्टेनबर्ग सेल कुछ इस तरह से होती है ना, अगर ये सेल दिख रही है तो पेशेंट को बोलते हैं अपन उसको हॉजकिन लिम्फोमा है। अगर ये सेल्स नहीं दिख रही है, इसका मतलब पेशेंट को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ठीक है। और लिम्फोमा का मतलब क्या हुआ? लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा जब इकट्ठी होती है और ट्यूमर बना देती है टिश्यू के अंदर, वो हमारा लिम्फोमा कहलाता है, ठीक है। चलो इस स्ट्रक्चर का, इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो रूप से देखो लिम्फोसाइट ही होती है। लिम्फोसाइट में आप गूगल पे थोड़ा और सर्च करके देख लोगे, कुछ इस तरह की सेल जो होती है वो रीड स्टेनबर्ग सेल होती है। मैं इसको ओवरव्यू वाले चैप्टर में थोड़े और डिटेल में डाल दूंगा, तो वो आप एक बार पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन। लिम्फोमा के बाद में अगला है अपना माइलोमा। माइलोमा क्या होते हैं भाई? माइलोमा के और एक दो नाम और भी हैं, इसे अपन प्लाज्मा सेल माइलोमा या फिर मल्टीपल माइलोमा भी कहते हैं। और इसमें प्लाज्मा सेल का एक कैंसर होता है। प्लाज्मा सेल अपन ने डिस्कस किए थे भाई, प्लाज्मा सेल कौन बनाता है? कोई मुझे मैसेज करके बताए। प्लाज्मा सेल भी अपनी ब्लड सेल्स के थ्रू ही बनती है, ठीक है। प्लाज्मा सेल अगर बहुत ज्यादा बन रही है और उसकी वजह से अगर कैंसर हो रहा है, तो इस कंडीशन को अपन माइलोमा कहते हैं। तो उसके और भी नाम है, बहुत बढ़िया, बी सेल, बहुत शानदार, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। यही उम्मीद थी आप लोगों से, बढ़िया, अच्छे जवाब दे रहे हैं। बी सेल जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती हैं, और प्लाज्मा सेल अगर बहुत ज्यादा बन रहे हैं और उनसे अगर कैंसर हो रहा है, तो इसे अपन माइलोमा कहते हैं, ठीक है। इसमें भी WBC, ये भी WBC की कैंसर हो गया, है ना। और इसमें अब देखो लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, तो प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो भी एंटीबॉडी का ही प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज भी फिर अपन को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, है ना। तो माइलोमा कंडीशन कैसी होती है? जिसमें प्लाज्मा सेल बहुत ज्यादा हो जाती है, उनकी वजह से ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा आज का चैप्टर।
बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा डीप वाला चैप्टर है, तो इसके बेसिक पॉइंट को अपन ने लिए हैं। कुछ पॉइंट और अपन ओवरव्यू के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। गायत्री ने लिखा सर दिनेश सर का ऑपरेशन हो गया है क्या? गायत्री अभी थोड़ा सा वो कोशिश करके देख रहा है कि बगैर ऑपरेशन के ही अगर उनका हो जाए ट्रीटमेंट, क्योंकि ऑपरेशन से एक बार गॉल ब्लैडर निकल गया तो वो फिर हमेशा की दिक्कत है ना। ठीक है, तो अभी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है फिलहाल, वो ट्रीटमेंट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेडिसिन से ही उनका स्टोन ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर लास्ट ऑप्शन तो ऑपरेशन है ही। कोशिश है उनकी कि जल्दी क्लास वो करें। फिलहाल अभी अपन कह नहीं सकते क्लास कब होगी। बेंस जॉन्स प्रोटीन थोड़ा छोड़ के रखो किरण, आगे चल के अपना आएगा। हीमोग्राम गूगल में सीबीसी और ईएसआर, हाँ हाँ शेखर ने लिखा, देखो हीमोग्राम गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं तो सीबीसी और ईएसआर दोनों को मिलाकर हीमोग्राम बोला है। नॉर्मली यही होता है, ज्यादातर आप देखो कॉमनली चीज है ये। सीबीसी में ईएसआर को कॉमन टेस्ट आजकल बोला गया है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल में तो देखो बहुत सारी वेबसाइट होती है, वो अपने हिसाब से चीजों को इंक्लूड करती हैं, तो होगा सीबीसी ईएसआर को भी अपन एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन वो बेन बर्ड जो है वो सीबीसी के लिए ही है, हीमोग्राम अपन सीबीसी के लिए बोलते हैं। जयप्रकाश ने लिखा एएमएल फिर से बता दो, तो एएमएल में क्या था भाई? उसमें कुछ भी तो नहीं है, अपन ने बेसिक पॉइंट देखे हैं एएमएल में। छोटे बच्चों में वो टीनेज में दिखता है, डब्ल्यूबीसी काउंट 1 लाख तक बढ़ जाते हैं, माइलोब्लास्ट जो होती है वो 80% दिखती है, 3-3 पॉइंट है ना। चलो हाँ स्टोन मेडिसिन से ठीक नहीं होता, आरसाउन लिखा है। आयुर्वेद में कई जगह पे देखा गया कि आयुर्वेद से के थ्रू हो जाता है ना, तो फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं। चलो शेखर ने लिखा है विकिपीडिया में लिखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं शेखर, सीबीसी और ईएसआर दोनों को मिला के आप हीमोग्राम बोल सकते हो। हिस्टामिन का प्रोडक्शन बोसेफुल करती है राजापाल, है ना, बेसोफिल जो होती है वो हिस्टामिन प्रोडक्शन करती है। हाँ आयुर्वेद में पॉसिबल है, बिल्कुल आयुर्वेद से ही वो ट्राई कर रहे हैं ना। हैरी सेल ल्यूकेमिया, ठीक है सुबू, है ना, आप देखो इस तरह के पॉइंट जो है वो आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर देना, जैसे हैरी सेल ल्यूकेमिया है ना, इसको मैं ओवरव्यू वाले चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगा, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी जो आपको नोट्स मिले हैं उनको ही मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें अपन 1-2 चैप्टर ऐड करेंगे, जैसे ओवरव्यू का चैप्टर में ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी पॉइंट्स आपको समझने रहते हैं जिसमें आपको ज्यादा डाउट है उनको अपन इंक्लूड करेंगे, है। मार्च सेल को अपन ने डिस्कस किया था राजापाल, है ना, उसको भी मैं ओवरव्यू में डाल दूंगा। ये जितने भी पॉइंट में जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो आप कम्युनिटी में पोस्ट कर दो, ओवरव्यू का एक चैप्टर रहेगा हेमेटोलॉजी का, तो उसमें अपन इनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बाकी हेमेटोलॉजी में अपना हीमोस्टेसिस वाला जो पार्ट है वो अभी पूरा बचा है हेमेटोलॉजी में, वो भी हेमेटोलॉजी का ही पार्ट होता है हीमोस्टेसिस, वो अपना फिर मंडे से स्टार्ट होंगी उसकी क्लासेस, लेकिन अभी तक की जितनी अपनी हुई हैं क्लासेस वो उसका संडे को टेस्ट होगा। हाँ 9 बजे भी अपन क्लास रखेंगे, आयुषी ने लिखा है ना। अभी अभी तो 7 बजे स्वप्निल सर की क्लास रहेगी 7 से 8, और 9 बजे फिर से मेरी क्लास रहेगी, तो एक और चैप्टर अपन थ्योरी का हेमेटोलॉजी का डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी हेमेटोलॉजी अपनी पूरी एंड हो जाएगी। फिर कल मॉर्निंग में ओवरव्यू की क्लास, और कल इवनिंग में फिर अपन एमसीक्यू की क्लास रख लेंगे, ठीक है। चलो तो अभी फिलहाल इतना ही। सर अगर डिफरेंशियल काउंट में प्रॉब्लम इंडिकेट ना हो तो बोन मेरो, हाँ बिल्कुल शेखर सही कह रहा हो, डिफरेंशियल काउंट में कई बार नहीं समझ में आता, तो वो अपन बोन मेरो करते हैं। ओके ओके चलो बहुत बढ़िया। काजल देखो काजल ने एक बात अच्छी इंक्लूड की, एक्यूट का मतलब है सेल डिवीजन फास्ट होना, और क्रोनिक का मतलब है सेल डिवीजन जो होता है वो स्लो होता है, यही बात है, बिल्कुल सही काजल, है ना। टायर्ड हो जाते हैं चलो गायत्री, टायर्ड तो होंगे यार भाई, ड्यूटी भी के साथ साथ अपनी क्लासेस भी रहती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, बहुत दिन भर फोन चलते ही रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेहनत आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत, और हमारी पूरी टीम कर रही है, दिनेश सर भी जैसे ही ठीक होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं दिनेश सर, कहाँ कहाँ से खोज खोज कर इतनी चीजें लेके आते हैं दिनेश सर, वाकई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। चलो तो नो पेन नो गेन, बगैर दर्द के
कुछ नहीं पाते, बहुत बढ़िया है ना। जल्दी ठीक होंगे नंदिनी, है ना, उनका ही वेट हो रहा है भाई। डेली टेस्ट, हाँ डेली टेस्ट जो अपने हो रहे थे टॉपिक वाइज, उनमें थोड़ा सा रुक गया है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वो अपने कल से दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टाफ की प्रॉब्लम थी, स्टाफ अभी छुट्टी पे चला गया था तो वो हो नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो अपने दोबारा से कल से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको दोबारा से मिलने लगेंगे ना। 3-4 दिन अपना गैप हो गया है, तो मैं ऐसा करूंगा कि इकट्ठे जितने हो सके पॉसिबल इकट्ठे अपलोड कर दूंगा, या फिर अपन ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेस्ट रहेगा कि फिलहाल बायोकेमिस्ट्री को छोड़कर अपन हेमेटोलॉजी के टॉपिक वाइज टेस्ट में अपलोड कर देता हूँ। तो हेमेटोलॉजी के आप अभी अपन ने आप लोगों ने करेंट में पढ़ा है ना, और एमसीक्यू की क्लास हुई नहीं है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप हेमेटोलॉजी की मैं पहले अपलोड करा देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री की अपन बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हेमेटोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं वो आपके थोड़े कवर हो जाएंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में तो ऑलरेडी दिनेश सर ने काफी कुछ एमसीक्यू आपको कराए हैं, है ना। तो कल या आज नाइट से ही हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू में, अब होता क्या है, जिस टाइम पे क्लास होती है उस टाइम पे सॉफ्टवेयर में कुछ और काम हो नहीं सकता, तो रात को 10 बजे तक तो वैसे भी कोई काम नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर में। रात को 10 बजे के बाद फिर मेरी टीम, कुछ टीम नाइट ड्यूटी भी रहती है। ठीक है, चलो चलो तो भाई आज के लिए बस इतना ही है, मतलब आज के लिए नहीं, अभी नाइट में 9 बजे फिर से अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए मुझे परमिशन दो, इजाजत दो भाई। जय हिंद।